नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं हरियाणा के झज्जर जिला के खरमाण गांव में। दीपक सर के पास मैं पहुंच चुका हूं, जो और गायों का संवर्धन और संरक्षण भी कर रहे हैं, साथ साथ में दूध का प्रोडक्शन करके कैसे इनको सेल कर रहे हैं, सारा कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, हम इस फार्म के जो ऑनर हैं दीपक सर, उनसे हम जानते हैं कि आखिर उन्होंने इस डेयरी फार्म की शुरुआत क्यों। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मेरा नाम दीपक सांगवान है और जहां हमारी गौशाला है वो खरमाण गांव है, जो कि झज्जर ज़िले के अंदर हरियाणा राज्य में आता है। तो आप कितने दिनों से सर इस फार्म को चला रहे हैं? हमने करीब 2017 से स्टार्टिंग करी थी जी गायें लेके आना, और जो गायें लेके आए थे करीब 2-4 गायें ही स्टार्टिंग में आई थी। तो आप इसके पहले क्या कर रहे थे सर? क्या आपने किसी गवर्नमेंट जॉब का या प्राइवेट जॉब का प्रयास नहीं किया? देखो, उससे पहले बीएड करी थी। बीएड करने के बाद एमएड के तुरंत बाद कुछ ऐसा देखा, कुछ अपना बिजनेस करना चाहिए, और बिजनेस भी वो अपने गांव से जुड़ा हो, अपने गांव के लोगों से जुड़ा हो। क्योंकि देखो, जीवन निर्वाह करने के लिए पैसे तो सभी को चाहिए जी। तो वो हमें भी चाहिए थे, लेकिन वो पैसे एक ऐसा कारोबार, एक ऐसा कार्य करने से या ऐसी सेवा करने से चाहते थे हम कि मिले हमें, कि वो एक हमारे समाज के लिए भी फायदेमंद हो, और उससे हमारे गांव के लोग भी जुड़ें और उनकी भी एक आर्थिक स्थिति अच्छी हो, प्लस उसके साथ साथ गौ माता का भी संवर्धन हो और संरक्षण हो जी। तो स्टार्टिंग सर आप कितनी गायों से किए थे और किस नस्ल की गाय से किए थे? देखो, भारत के अंदर जो क्षेत्रीय नस्लें हैं वो बहुत सारी थी पहले, और आज के समय में भी 30-35 नस्लें बची हुई हैं। 30-35 नस्लों में से 5 नस्लें दुधारू हैं, और उस समय हमें जो समझ थी कि देसी नस्ल होनी चाहिए, वो किसी भी क्षेत्र से हो। तो हमने स्टार्टिंग में जो गायें लेके आए थे वो गिर थी, साहिवाल थी, राठी थी, और अपने क्षेत्र से जो हरियाणा नस्ल मिली थी वो भी हमने ले ली थी। तो मैं देख रहा हूँ सर, आपके फार्म पर ज़्यादातर जो है राठी गाय रखे हुए हैं, कुछ हरियाणा नस्ल की भी गाय है आपके फार्म पर, कुछ गिर गाय की भी गाय है, लेकिन ज़्यादातर आपके फार्म पर जो है राठी नस्ल की गाय है। सर, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखो, राठी नस्ल की गायें के ऊपर संवर्धन का कार्य 2017 में कहीं नहीं था जी, और उस समय हमें ज़रूरत इस तरह की क्षेत्रीय नस्ल की देसी गाय की थी कि जो एक रीजनेबल प्राइस में भी आए, और नेचर भी एक उसका अच्छा हो, और हमारे वातावरण में भी वो आराम से अपने आप को सरवाइव कर सके, और पैसों में भी ठीक ठाक हो। तो उस समय जो उस तरह की, जिस तरह की नस्ल के बारे में हम सोच रहे थे, वो हमें राठी ही दिखाई दी। और राठी का कोई भी ब्रीडर नहीं था, कोई मतलब राठी के जो सीमन आते हैं आज के समय में भी शायद एसएजी के, वो भी 18-20 लीटर के ही आते हैं। और हमने जो हमारे पास गायें थी वो करीब 24 लीटर दूध 2018 के अंदर उसने हरियाणा में जो स्टेट चैंपियनशिप होती है उसमें दिया था। तो कौन सी गाय है सर? वो बूढ़ी गाय हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो वहाँ पे पीछे बैठी हुई है। वहाँ पर बैठी हुई है सर। और उस गाय की भी जो फर्स्ट टाइम जो बच्चियाँ दी थी, वो जो बच्चा हुआ था, ये गाय थी। ये गाय आज के समय में 5वें ब्यात में है, 5th लैक्टेशन में है, और 5वें ब्यात में होने के बाद ये इसने फर्स्ट टाइम जो बच्चियाँ दी थी, इसकी बच्चियाँ भी 2nd लैक्टेशन में है, और वो बच्चियाँ भी 2nd लैक्टेशन में अपने 2020 NDRI करनाल के अंदर राठी ब्रीड के अंदर 2nd में थी, 2nd पोजीशन में थी। अभी आपके पास जो है टोटल गोवंश कितनी है सर? करीब 100-125 के आसपास होगा। 100-125 के आसपास। तो इसमें आपके पास मिल्किंग वाली गाय कितनी है सर? अभी हमने कुछ चटनी जैसे साहिवाल गायें, हमने 60-70 गाय साहिवाल गायें हमने निकाल दी जी। और साहिवाल के साथ साथ जो गिर गायें थी वो भी हम निकाल चुके हैं, क्योंकि ऐसा नहीं था कि साहिवाल गायें अच्छी नहीं थी तो हमने निकाल दिया। लेकिन हमें काम साहिवाल पे नहीं करना था, हमें काम राठी पे करना था। और एक आदमी
एक फार्म में एक नस्ल को ही रखने में कामयाब हो सकता है, सभी नस्ल के ऊपर वो काम नहीं कर सकता। और जो हमने राठी के साथ साथ हरियाणा नस्ल रखी है, वो हरियाणा नस्ल इसलिए रखी है क्योंकि वो हमारे क्षेत्र की नस्ल है और हम इस क्षेत्र से हैं, तो हमें बढ़ावा हरियाणा नस्ल पे भी देना चाहिए। और हरियाणा नस्ल के ऊपर अगर हम सिर्फ और सिर्फ हरियाणा नस्ल के ऊपर काम करते हैं तो एक कामयाब होना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन बहुत उसमें समस्या आएंगी, क्योंकि हरियाणा नस्ल जो आज के समय में देखने को मिलती हैं, चाहे वो क्रॉस ब्रीड होगी हो या फिर इन ब्रीडिंग उनमें हुई हो, हालांकि जो फ़िलहाल हम जो चीज़ देख रहे हैं वो मैक्सिमम गायों का 100 में से 70-80% गायों का जो दूध देने की क्षमता है वो 12-14 लीटर तक ही है। और प्लस में जो दूध कितने समय तक देती है, सिर्फ बच्चा देने के 5 से 6 महीने बाद तक। मैं पर्टिकुलर किसी एक गाय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एवरेज बता रहा हूँ कि ऐसा है। तो अगर हम ऐसे इस पे काम करते हैं कि जो दूध 5 से 6 महीना ही दे, तो हम कामयाब नहीं होंगे। तो हमने राठी नस्ल इसलिए रखी क्योंकि राठी नस्ल के ऊपर काम भी करें और उसके साथ साथ हरियाणा नस्ल को भी बढ़ावा मिले, हरियाणा नस्ल को भी बढ़ावा मिले, क्योंकि जो इनसे जो हमें कुछ मुनाफा होता है, इनका खर्चा निकाल के हमें इनसे जो मुनाफा होता है वो हम हरियाणा नस्ल पे लगाते हैं, ताकि जो हमारी जो क्षेत्रीय नस्ल है उसको भी बढ़ावा मिले। तो HF गाय सर 2 से 3 महीना में हीट में आ जाती है, और इन गायों का क्या प्रोसेस है, हीट में आने का क्या प्रोसेस है? देखो, कई सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। अगर हम सीजनल फीड, सीजनल सूखा चारा, सीजनल हरा चारा, उसको मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें उसको सीजनल के मौसम के हिसाब से देते हैं, तो वो जाहिर ही बात है, वो HF जर्सी की बात छोड़िए, आप किसी भी भारत की जो किसी भी क्षेत्र की नस्ल है, वो अपने आप 1.5 से 2 महीने के अंदर हिट में आएगी ही आएगी। बस ये देखना होता है कि जैसे हमें दूध चाहिए, पनीर चाहिए, ड्राई फ्रूट चाहिए, सैलेड चाहिए, सब्जियां चाहिए, इसी तरह से मिनरल, विटामिन, प्रोटीन हमें जो चाहिए अलग अलग चीज़ों से मिलते हैं। क्या इनको नहीं चाहिए? क्या ये जीव नहीं है? इनको भी चाहिए। अगर इनको वो चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? अगर हम इनको ड्राई फ्रूट नहीं खिला सकते, सैलेड नहीं खिला सकते, दूध नहीं पिला सकते, तो इनको कहाँ से मिलेंगे? इनको मिलेंगे जो सीजन के हिसाब से जो हरा चारा है, जो सीजन के हिसाब से जो सूखा चारा है, अलग अलग दालें हैं, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, चना है, मूंग की चूरी है, कई तरह की चीज़ जैसे बिनोला खल है, सरसों की खल है, ये चीज़ें हमें थोड़ी मात्रा में सारी चीज़ें इनको देनी चाहिए, ताकि इसको हीट में आने में भी प्रॉब्लम ना हो, इनको बच्चा देने में भी प्रॉब्लम ना हो, और बच्चा देने के बाद जो शरीर के अंदर जो गंदगी होती है, जो छटा बोलते हैं, जिसको जेर बोलते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो हमारे लिए फ़ायदेमंद तो है ही है। और जो हमारी जो गायें होंगी, वो हम हर एक सीज़न के हिसाब से उसको चीज़ देंगे तो वो स्वस्थ होंगी, उसका शरीर अच्छा होगा। शरीर अच्छा होगा तो जो उसके जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, बछड़े हैं या बछियाँ हैं, वो अच्छे होंगे। वो अच्छे होंगे तो गौशाला फार्म संस्था अपने आप ऊपर जाएगी। तो इनको जो फीड देते हैं सर, क्या आप कच्चा खिलाते हैं या पका कर? ये भी मौसम के ऊपर निर्भर करता है। जैसे गर्मी है, गर्मी में पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है शरीर को, तो इनको जो चीज़ें हैं, मूंग चूरी है, चना चूरी है, चना छिलका है, गेहूं चोकर है, बिनोला खल है, सरसों की है, इन सब को हमें मतलब पतला उसको मिक्स करके पीस के और उसको भिगो देते हैं। जैसे ये खुरली है इस तरह की लोहे की, इसमें पानी से ताज़ा पानी भर देते हैं और यूं का यूं सारी चीज़ें मिला हुआ हमने स्टॉक बना रखा है, वो कट्टा इसके अंदर यूं का यूं डाल देते हैं। इसी तरह से आगे भी है, तो इसके अंदर डाल देते हैं, सभी गायें इसके अंदर खा लेती हैं। सर, जो आप सीमन यूज करते हैं तो क्या आर्टिफिशियल यूज करते हैं कि आपने बुल रखा हुआ है? देखो, हमारे पास तो बुल है जी, और बुल करीब 24-25 लीटर का है, और जो इसका रिजल्ट आया है वो बहुत ही अच्छा है, जो कि हमारे आगे इसके करीब 10 से 12 बछियाँ आ चुकी हैं, और मैं कहूँगा कि सिर्फ 10 से 12 बछियों के बीच में एक बछड़ा आया है। हरियाणा नस्ल का भी हमारे पास बुल है और राठी का भी, और हमारे पास साहिवाल गायें थी तो साहिवाल का भी बुल था। इन गायों में भी क्या सर रिपीट की समस्या होती है? देखो, मैंने वही आपको बताया, रिपीट की समस्या, ये भी जीव हैं,
जो समस्या मनुष्य में भी हो सकती है, इतना सब कुछ खाने के बाद बावजूद भी, ये तो बेचारी लोगों के घरों में तो खुट्टे पे बंधी रहती हैं बेल से, तो वो समस्या जाहिर है। लेकिन वो समस्या कैसे दूर होगी, मैंने आपको बताया कि उसको सीजन के हिसाब से दाना, चारा, सूखा भूसा सीजन के हिसाब से दीजिए। जौ का भी भूसा दें, गेहूं का भी सूखा चारा दें, उसको चने का भी दें, उसको मटर का भी दें। सर्दियों में जैसे कि सर्दी ना लगे तो मूंगफली का चारा भी आप उनको दे सकते हैं, जिससे वो मूंगफली का चारा खाएंगी तो सर्दी से बचेंगी। प्लस में गर्म होता है तो वो ज़्यादा पानी पिएंगी, और ज़्यादा पानी पिएंगी तो दूध में भी बढ़ोतरी होगी। प्रॉपर तरीके से अगर हम इनकी डाइट का ध्यान, जैसे हम अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, इसी तरह से अगर प्रॉपर ध्यान हम इनके ऊपर विचार करके और इनकी डाइट को बनाएं, फिक्स करें, तो रिपीट होने की समस्या 100 में से 2% होती है जी। ऐसे नहीं है कि भाई गेहूं का दलिया लोग खिलाते रहते हैं, घरों में गाय रखते हैं, 2 रखते हैं, दलिया गेहूं है तो गेहूं का ही खिलाते रहेंगे, जौ है तो जौ ही का खिलाते रहेंगे। नहीं, बाजरा गर्म होता है उसको सर्दी में खिलाना चाहिए, जो की तासीर ठंडी होती है उसको गर्मी में खिलाना चाहिए। इसी तरह से इसीलिए मैंने बोला कि सीजनल चीज़ें ही खिलाएं, वो ज़्यादा फायदेमंद है। तो डिवॉर्मिंग भी सर इन लोगों का कैसे कराते हैं और कितने महीने पर कराते हैं? देखो, बात डिवॉर्मिंग की करें तो हम नहीं करवाते हैं। कोई दिक्कत नहीं होता इन लोगों में? हम क्यों नहीं करवाते हैं और क्यों करवानी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास करीब 400-450 एकड़ गोचर भूमि है, जो शायद आपको कैमरे में कवर होगी कि नहीं, वो सामने दिख रही, वो सारी गोचर भूमि है, जहाँ गायें सुबह 7:30 से लेके और करीब फार्म पे गौशाला में 4 बजे पहुँचती हैं। तो उसके बीच में वो गोचर भूमि में ही रहती हैं। वहाँ पे आप देखेंगे तो सत्तावर है, अश्वगंधा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, शंख पुष्पी हैं, बहुत सारे नीम के पेड़ हैं, और कीकर हैं, देसी कीकर हैं, और भी हजारों जड़ी बूटियां हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। एक गुड़म्बा होता है, गुड़म्बा इतनी मात्रा में है, गुड़म्बा एक उसका हजमे के लिए चूर्ण बनाया जाता है, तो वो डिवॉर्मिंग वहीं हो जाती है। लेकिन जो गायें घर में रहती हैं, खुए खुट्टे पे रहती हैं, या फिर कोई ऐसा फार्म है वो जो बाहर उनको नहीं घुमा सकते, तो वहाँ ज़रूरी है। तो एक समस्या होती है सर, मिल्क तो प्रोडक्शन कोई भी कर लेता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है मार्केटिंग की। तो स्टार्टिंग में आप इस समस्या को कैसे फेस किए? देखो, और अभी आपका दूध अगर कहाँ पर सेल हो रहा है? अगर हम विचार करते हैं कि कोई भी आदमी सोचता है कि हम एक डेयरी फार्म लगाएं और वो देसी गाय का लगाएं, तो उनको मैं ये कहूँगा कि खर्चा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खर्चा इन द सेंस की कंस्ट्रक्शन के ऊपर और किसी चीज़ के ऊपर वो खर्चा लगाएं या पैसा लगाएं तो सिर्फ एक अच्छी नस्ल को ढूंढने में। आप कोई भी आदमी एक नॉर्मल परिवार से है, बिल्कुल नॉर्मल परिवार से है, तो उसको 2 गायें लाना, 4 गायें लाना किसी के लिए बड़ी बात नहीं होती। गांव में तो 2 गायें तो 2 पशु 4 पशु तो आराम से मिलते हैं। तो अगर 2 गायें आदमी लेके आता है तो वो उसका स्वयं सारा काम करता है कि कैसे वो दूध देती है, क्या उसको प्रॉब्लम होती है, क्या उसके लिए फ़ायदेमंद है, क्या खिलाने से ज़्यादा दूध देगी, क्या ना खिलाने से कम दूध देगी, ये सारी चीज़ें वो खुद जज कर पाएगा। वो खुद जज कर पाएगा। तो और खुद जज करने के साथ साथ वो हर एक आदमी के 2, 4, 5, 7 आसपास के शहरों में, गांव में तो आदमी जानकार हर एक आदमी के होते हैं। मैं एक बिल्कुल आम आदमी से भी नीचे वाले आदमी की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल लो क्लास की, कि उनके भी जानकार होते हैं। तो वो उनको दूध दे सकते हैं और उनका दूध 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो दूध जा सकता है। और 10 किलो दूध से जो पैसे आए वो 1 महीने की बजाय 2 महीने में जोड़ के गाय और ले आए, वो दूध बढ़ता जाए, क्योंकि वैसे ही गायों की संख्या उनके ऊपर बढ़ाते जाए। इससे एक ये फायदा ये है कि एक साथ हमने पूंजी नहीं लगानी पड़ेगी। दूसरा, हमें लेबर वर्क की कोई समस्या नहीं होगी। 10 गाय होंगे तो आप स्वयं नहीं कर पाएंगे, लेबर की ज़रूरत होगी, और वो आए ना आए वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। और उसके बाद मैं कहूँगा कि 10 गायें अगर आप लेके आते हैं तो फिर उसको रोटेशन बनाने के लिए 4 महीने के बाद और 10 गायें, 5 महीने के बाद 10 गायें लानी होंगी और 10 लानी होंगी, तो साल के अंदर 50 गायें हो जाएंगे। और बहुत वो बिल्कुल फेल हो जाएगा, क्योंकि वो गाय नहीं, वो बढ़ाएगा। और 10 गायें अगर एक साथ ले भी आए, हमारे पास उसकी कंस्ट्रक्शन की व्यवस्था है, हमारे पास चारे मशीन की व्यवस्था है, हमारे पास वर्करों की भी व्यवस्था है,
फिर हम दूध एक 10 गायों का मान के चलो 10 की एवरेज 12 की एवरेज तो 100-125 लीटर दूध हम कहाँ बेचेंगे? एकदम अगर हम दूध नहीं बेच पाए, अगर हमारा एक दिन भी दूध बचेगा, जाहिर बात है कि 125 लीटर दूध एकदम सेल होना बड़ा मुश्किल है। कोई भी कंपनी एक महीने के अंदर 200-300 लीटर दूध सेल नहीं कर सकती। ये धीरे धीरे, क्योंकि देखो आप मान के चलो कस्टमर हैं या फिर कोई और कस्टमर है, वो हमसे डायरेक्ट या किसी से भी डायरेक्ट दूध लेता है तो वो दूसरे लोगों को बताएगा तो वो दूध जल्दी लेंगे। और ये प्रोसेस एक धीमा है और इसी धीमे प्रोसेस का हमें फ़ायदा उठाना है, क्योंकि हमारे ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होगा और यही एक कारण है कि हम उसमें कामयाब हो सकते हैं। तो ये हम देख रहे हैं सर, ये शेड लगाए हैं इस गाय के चारों साइड में, ये क्यों लगाए हैं? ये इसलिए लगाया है क्योंकि अगर दिन में जो गायें मेरे पास दिन में वही गायें रहती हैं जो ताज़ा बच्चा देने वाली हों या ताज़ा बच्चा दे चुकी हों, तो और गायें गोचर भूमि में चली जाती हैं। तो दिन में जो ये अंदर बैक साइड में जो शेड है वहाँ पे गायें नहीं रहती, ये बैक साइड में शेड है तो सिर्फ यहाँ तो सिर्फ दूध निकलता है या बारिश के टाइम में इसके नीचे जाती हैं। तो आप इस साइड की बात कर रहे थे, तो ये साइड इसलिए है कि बाड़े के अंदर कि गाय को शाम को जैसे अब है बाहर बैठना है तो वो बाहर बैठ सकती है, साइड उनके लिए फ्री है। अगर बाई चांस गर्मी है, दोपहर का समय है, तो उनको बांधने की ज़रूरत नहीं है उन गायों को, क्योंकि वो आराम से जाके पानी पी सकती हैं। उनको धूप महसूस होती है तो साइड के नीचे जा सकती हैं। अगर उनको धूप चाहिए सर्दियों में तो बाहर आ सकती हैं। कि आपके फार्म का टोटल एरिया कितना है, लंबाई और चौड़ाई? ये करीब 1 एकड़ जमीन है। ये जो जवार लगा रखी जो हरा चारा, ये वहाँ तक 1 एकड़ जमीन है पूरा। ये वाला शेड लेकर? हाँ, ये वाला शेड लेके और वहाँ तक जो भी है ये एंडिंग तक वो शेड है और ये शेड है, और जो आगे की कुछ जमीन बची हुई वो 1 एकड़ के अंदर है। एक आपसे सर सवाल था कि अगर कोई युवा जो है देसी गाय पर काम करना चाहता है, देसी गाय को पालना चाहता है, तो किस नस्ल का चुनाव करे और कितनी गायों से शुरू करे और उसका मिल्क जो है मिनिमम किस रेट से सेल हो जाए ताकि उनका जो फार्म है वो प्रॉफिट में चले? ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं उसके जगह के हिसाब से। अगर वो गांव से है तो अगर गांव से है और उसके पास ज़मीन है हरा चारा उगाने के लिए, तो वो अगर 60-65 रुपये भी दूध बेचता है तो वो कामयाब हो सकता है। अगर वही युवा उसके पास ज़मीन नहीं है हरे चारे के लिए और वो शहर के अंदर करता है तो उसको कम से कम 80 रुपये दूध बेचना ही बेचना होगा। अगर हमें इनको खिला के एक अच्छा और अपना गुजारा करना है, देखो सीधी सी बात है, जब तक आदमी कामयाब नहीं होंगे जब तक गायें अपना खर्चा नहीं निकाल पाएंगी, और गायें निकाल के खर्चा और आपको पेट भर खाने के लिए दे पाएंगे तभी आप उसको काम को एक लंबे समय तक आगे बढ़ा सकते हैं। और वो तभी संभव है जब शहर के अंदर आप कम से कम 80 रुपये लीटर दूध और गांव के अंदर 60 रुपये लीटर दूध बेच पाने में सक्षम हो। मैंने 60 रुपये और 80 रुपये इसलिए कहा है क्योंकि गांव में बिजली का, पानी का, हरे चारे का ये खर्चा नहीं आता है, कम आता है। हाँ, लेकिन 2 ही चीज़ें हैं इसमें। एक जो शहर के अंदर रहता है तो उसको भाव ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन उसको फिर लेबर कॉस्ट हरा चारा वो ज़्यादा महंगा पड़ता है। गांव में लेबर कॉस्ट सस्ता होता है तो उसको फिर दूध का भाव नहीं मिल पाता। तो 60 रुपये और 80 रुपये जो मैंने बताए हैं वो तकरीबन एक अच्छे तरीके से प्रॉपर ढंग से अगर हम काम करते हैं तो उसमें कामयाब होना कोई बुरी बात मतलब हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतनी जानकारी दी है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।